19 फरवरी 2013 सेसिल होटल लॉस एंजल्स में एक जितने भी गेस्ट वगैरह थे वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पानी का फ़्लो तेज़ नहीं है और पानी में से अजीब सी बदबू आ रही है। ये बात सुन के होटल के स्टाफ अपने एक मेंटेनेंस कर्मचारी सैंटियागो लोपेज़ को ये चेक करने भेजते हैं कि पानी में क्या इशू आ रहा है। सैंटियागो लोपेज़ पहले पानी का फ़्लो चेक करने के लिए ये चेक करते हैं कि पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। तो वो जब ये चेक करते हैं तो उन्हें कोई भी ब्लॉकेज नहीं मिलता है किसी भी पाइपलाइन में। तो वो मेन जो प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए डायरेक्ट टंकी के ऊपर जाते हैं जो टॉप फ्लोर पे छत पे थी। अब टंकी पे जब वो जाके पहुंचते हैं तो वो जब उसका टंकी बाहर से देखते हैं तो उनको उसका ढक्कन थोड़ा खसका हुआ दिखता है। अब जब वो खसका हुआ दिखता है तो वो जाके थोड़ा सा कंफ्यूज होके जाके देखते हैं कि ये इसका ढक्कन थोड़ा खिसका हुआ क्यों है। वो अपनी टॉर्च चालू करके टंकी के अंदर झाँकते हैं, वो सीढ़ी लगा के। जब वो ये देखते हैं तो उन्हें एलिसा लैम की लाश दिखती है बिना किसी कपड़े के। वो लाश इतनी फूल जाती है कि उसे पहचान पाना तो बहुत मुश्किल था। ये तो बाद में पता चलता है कि ये लाश जो थी एलिसा लैम की थी। अब जो सैंटियागो लोपेज़ है वो ये डायरेक्ट जाके होटल स्टाफ को बताता है और होटल स्टाफ पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर देती है। LAPD लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को ये कॉल करके बताती है कि हमारी टंकी में एक लाश मिली है। अब क्या हुआ था इस केस में, ये केस अनसॉल्व क्यों है, आइए चलिए जानते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं सोच अनकट का केस 2। आज जिस केस में मैं बात कर रहा हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग और अनसॉल्व केस में से एक है। आखिर में क्या हुआ था एलिसा लैम के साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एलिसा लैम का जन्म 30 अप्रैल 1991 में वैनकूवर कनाडा में हुआ था। ब्रिटिश कोलंबिया, वैनकूवर, कनाडा में। अब जो एलिसा लैम के पेरेंट्स थे वो हांगकांग से इमिग्रेंट थे, मतलब हांगकांग से आए थे और वैनकूवर में उनके एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वो यहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट चलाते थे। उसके पेरेंट्स जो थे वो उसका अच्छे से ध्यान रखते थे, एलिसा लैम। और एलिसा लैम की एक छोटी बहन थी, वो भी साथ में ही रहती थी। और एलिसा लैम बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उनका एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैनकूवर में हो चुका था। अब एलिसा लैम जो थी बचपन से ही बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में तो खैर वो बहुत अच्छी थी ही, प्लस उन्हें वो एक ब्लॉग भी अपना चलाती थी टम्बलर पे, जिस पे वो पहले तो फैशन मॉडल्स और फैशनेबल कपड़े में की वीडियो डालती थी और उन्हें ये डालना बहुत पसंद था। पर वो कभी कभार ऐसी चीज़ें भी डालती थी जैसे ये समझ में आता है कि वो मेंटल हेल्थ से अपने थोड़े परेशान थी। अब ये सलेम को एक बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक मेंटल प्रॉब्लम थी जिनमें उनका मूड जो रहता था कभी भी एक्सट्रीम रहता था। मतलब कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी। उनका मूड में इतने चेंज थे जिसके लिए वो दवाई भी लेती थी और उसको कंट्रोल करने के लिए वो दवाई वगैरह भी लेती थी। और एक बार क्या हुआ था कि उनके पेरेंट्स ने बताया था कि वो एक लंबे टाइम तक घर से बिन बताए गायब थी। मतलब पेरेंट्स को भी नहीं पता वो कहाँ थी, पर वो बाद में मिल गई थी। एक बार वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी उनकी यही मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण। अब इस केस में जब अपन आगे चलते तो ये पता चलता है कि एलिसा लैम जो है अपना एक प्लान बुक करती है। वो बताती है अपने पेरेंट्स को कि उनको अमेरिका में वेस्ट कोस्ट जाना है ट्रैवल करने के लिए। उनका प्लान सिंपल था, सैन डियागो जाएंगी पहले, फिर लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को और सेंटा क्रूज। वो ये 4 कोस्ट कवर करना चाहती थी और उन्हें वो घूमना था। अब क्या होता है कि पेरेंट्स तो इतनी जल्दी नहीं मानते क्योंकि वो देखा जाए तो कनाडा से फिर अमेरिका जाएंगे और दूसरा देश ही है वो, और उधर जाके वो घूमना चाहती है, वो भी अकेले। अब उन पेरेंट्स पहले नहीं मानते पर जिद के आगे उन्हें मानना ही पड़ता है एलिसा लैम के ये वाले
सलेम ने जिद पकड़ ली थी कि वो अकेले जाएंगे और उन्हें घूमना है। अब क्या होता है कि पहले के अब नॉर्मल उन्होंने अपने ट्रिप चालू कर दी जनवरी में 2013 में। अब क्या होता है कि जनवरी 2013 में वो पहले अपना जो डेस्टिनेशन था वो था सैन डिएगो। वो जब जाती हैं तो उन्हें वहाँ पे वो ज़ू वगैरह में अपनी फ़ोटोज़ खिंचाती है थोड़े दिन, और पेरेंट्स को वो डेली कॉल करा करती थी कि मैंने आज ये करा, आज मैंने वो करा। पहले के टाइम वो सैन डिएगो गई, वहाँ पे ज़ू वगैरह गई, और थोड़े दिन रुकने के बाद वो आती हैं लॉस एंजल्स। चेक इन किया, वो सेसल होटल नाम से एक होटल में चेक इन करती हैं। अब सेसल होटल वैसे तो बहुत नाम का बदनाम होटल था, और वो अपने सस्ते रेट्स और कम रेट्स में ही मतलब रूम अवेलेबल होते थे वहाँ पे, तो इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते थे। पर सेसल होटल बदनाम इसलिए था क्योंकि 1980s के समय यहाँ पे रिचर्ड रैमिरेज़, जो बहुत फेमस सीरियल किलर है जिसे नाइट स्टॉकर कहा जाता है, वो भी यहाँ रहा करता था। और यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स, सुसाइड्स वगैरह हुए हैं, ड्रग ओवरडोज से कई लोग मरे, तो ये होटल काफ़ी पहले से ही बदनाम था। अब सेसल होटल में वो रुकती हैं, और 28 जनवरी से जब वो रुकना चालू करते वो डेली अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताते कि मैं इस होटल में हूँ, मैंने यहाँ चेक इन किया है और आज मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, ये वो बताती थी। अब पहले तो जो एलिसा लेम था, उनका जो कमरा था वो शेयर्ड रूम था। शेयर्ड रूम मतलब उनके साथ और भी औरतें या और भी लड़कियां रहती थी उनके साथ। अब जब क्या हुआ कि वहाँ पे फिर पहले के 2 दिन मतलब 30 जनवरी तक जो एलिसा लेम का बर्ताव था उनके प्रति बहुत अच्छा था, पर बीच में उनका बर्ताव बहुत चेंज हो गया। वो अजीब सी हरकतें करने लग गई, और वो जो रूममेट्स थे उनको भगाने लग गई। अब ये चीज़ है ना, एलिसा लेम की जो रूममेट्स थी उनने कंप्लेन करी, और एलिसा लेम को फिर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जो सिंगल रूम था। अब सिंगल रूम में जब उसे शिफ्ट कर दिया गया तो 30 जनवरी की बात थी। अब वो है ना वहाँ बाहर आसपास घूमना उनका चल ही रहा था। लॉस एंजल्स वो पहली बार आई थी तो वो घूम रही थी लॉस एंजल्स, और द लास्ट बुक स्टोर पे वो आखिरी बार देखी गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो आखिरी बार देखी गई थी 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी के दिन वो अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह ले रही थी, अपनी बहन के लिए। 30 जनवरी को उधर लिया, और फिर जब वो 30 जनवरी को वापस अपने होटल आती हैं, उसके बाद से किसी ने एलिसा लेम को देखा ही नहीं। अब क्या होता है इस केस में आगे अपन समझने की कोशिश करते हैं। एलिसा लेम डेली अपने पेरेंट्स को कॉल किया करती थी। अब जब एलिसा लेम को 30 जनवरी को कॉल किया गया तो कोई भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। एलिसा लेम वैसे तो रोज़ करती थी, पर इस बार पेरेंट्स ने भी आगे से लगाया पर कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ। 31 जनवरी को भी कॉल किया गया पर कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ। एलिसा लेम ना ही कॉल लगा रही थी और ना ही कॉल रिसीव हुआ पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स घबरा गए ये बात सुन के, तो उन्होंने वहाँ के सेसल होटल में फ़ोन लगाया। 1 फरवरी को 2013 में सेसल होटल को पेरेंट्स वालों ने फ़ोन लगाया कि हमारी जो लड़की है एलिसा लेम नाम से, वो आपके होटल में रुकी हैं, पर वो अपना फ़ोन वगैरह नहीं उठा रही हैं और ना ही कॉल कर रही हैं। तो होटल के स्टाफ वगैरह जाते हैं उनके रूम में चेक करने, पर रूम जब चेक करते हैं तो एलिसा लेम वहाँ नहीं रहती है, और बहुत ढूंढने के बाद भी एलिसा लेम उस रूम में नहीं मिलती है। सिर्फ रूम में उनका लैपटॉप और थोड़े बहुत सामान पड़े थे, ना ही एलिसा लेम का फ़ोन था और ना ही होटल की चाबी, होटल के उसके रूम की चाबी थी। अब ये बात वो होटल के स्टाफ बताते हैं पेरेंट्स को कि एलिसा लेम ने चेकआउट नहीं किया है, वो चेक इन है, पर होटल में वो कहीं भी नहीं मिल रही है। काफ़ी दिन ढूंढने के बाद जब नहीं मिलती तो 8 फरवरी 2013 को पेरेंट जो है मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं लॉस एंजल्स में, और ख़ुद भी वो लॉस एंजल्स आ जाते हैं एलिसा लेम को ढूंढने के लिए। अब पुलिस इस केस में आगे बढ़ती है तो वो पूरा होटल जागती है, पूरा छानती है, पूरा ढूंढती है, पर उन्हें कोई भी ऐसा कुछ
क्लू नहीं मिलता है कि जो एलिसा लैम से जुड़ा जाए। अब उन्हें 31 जनवरी 2013 की रात का एक फुटेज मिलता है जिसमें एलिसा लैम बड़ी अजीब सा बर्ताव कर रही है। उससे समझा ही नहीं जा पा रहा था कि एलिसा लैम करना क्या चाहती है। लोग काफ़ी उसे ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एलिसा लैम असल में कर क्या रही है, बट ये समझा नहीं जा सका कि अजीब सी बर्ताव क्यों कर रही है। वो कभी एलिवेटर में आती हैं, कभी जाती हैं, कभी अजीब से साइंस वगैरह बनाती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। अब एलिसा लैम जो थी थोड़ी सी, अब उनको हेलुसिनेशन, क्योंकि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई है, उन्हें कोई उनके पीछे पड़ा है, उन्हें कोई डराना चाहता है, उनको ऐसा लगता था। तो वो खुद ही खुद ऐसा बर्ताव कर रही थी जो समझा नहीं जा सकता था। अब एलिसा लैम वैसे तो बहुत ट्राई कर, एलिसा लैम जो थी वो ऐसा बर्ताव करती है जो किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। अब ये फुटेज जो है लोग जो पुलिस थी, 2.5 मिनट की क्लिप थी ये, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिए और आप समझिए, आपको भी कुछ समझ में आ रहा है। वैसे तो ये मैंने देखी क्लिप, पर इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एलिसा लैम ऐसा क्यों कर रही हैं। अब ये क्लिप जो है पब्लिक की जाती है। अब पब्लिक की जाती है पुलिस द्वारा, तो काफ़ी इस पर पब्लिक ओपिनियन आता है कि उन पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर कोई उनका पीछा कर रहा है जो उसमें एलिवेटर में नहीं दिखा है, एलिवेटर के कैमरा में। ये सब देखा जाता है पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। अब आती है तारीख 19 फरवरी 2013। पूरे 18-19 दिन हो चुके थे एलिसा लैम को मिसिंग रिपोर्ट किया, पर अब अचानक से सेसल होटल के जितने भी गेस्ट वगैरह थे वो ये कंप्लेन करना चालू करते हैं कि उनके पानी का फ़्लो अच्छा नहीं आ रहा और पानी का स्वाद, पानी से स्मेल बहुत ख़राब आ रही है। अब सैंटियागो लोपेज जो वहाँ का मेंटेनेंस कर्मचारी था, उसे ये चेक करने के लिए भेजा जाता है कि पानी में कोई पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज वगैरह या फिर कुछ टंकी में कोई दिक्कत तो नहीं है। सैंटियागो लोपेज पहले पाइपलाइन चेक करता है, पर पाइपलाइन में कोई इश्यूज़ नहीं रहते हैं। फिर वो टंकी चेक करने आता है। जब वो टंकी चेक करने छत पे जाता है, टंकी जो थी 1000 गैलन की थी, 1000 गैलन की टंकी थी, बड़ी सी टंकी थी। वो चेक करने जाता है तो उसे छत पे एक टंकी का ढक्कन थोड़ा खिसका हुआ दिखता है। और वो खिसका हुआ दिखता है तो वो ये चेक करता है कि ऐसा क्यों है, मतलब टंकी का ढक्कन ऐसे खिसका नहीं रहता है जनरली। वो टॉर्च चालू करके टंकी के अंदर दिखता है, तब उसे जो वो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ देखेगा। एलिसा लैम की लाश पानी में पूरी तरीके से फूल जाती है, बिना कपड़े के रहती है वो जो लाश रहती है, बिना कपड़े के, और बॉडी मतलब पूरी फूल चुकी थी, सफ़ेद पड़ चुकी थी एकदम। अब वो डायरेक्ट जाके वो तुरंत स्टाफ को जाके ये चीज़ बताता है कि ऊपर एक लाश मिली है और ये हो ना हो एलिसा लैम की है जो इतने दिन से मिसिंग है। और फिर जब ये होटल स्टाफ जो है डायरेक्ट पुलिस को ये बताती है, पुलिस भी मौके पे पहुंचती है और ये जाके देखती है कि वो रिकवर करती है और पता चलता है कि ये लाश एलिसा लैम की थी। पूरे 19 या 20 दिन से मिसिंग है। और जो सेसल होटल था वो अपने गेस्ट को ये बताते ही नहीं है कि उनके जो ऊपर वाली टंकी है उसमें लाश एक मिली है, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो ऐसा बताएंगे तो जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं वो ये छोड़ के, जितने भी गेस्ट वगैरह हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो बताते ही नहीं है कि उनके टंकी में लाश मिली है। और जितने भी लोग थे उनको कभी पता ही नहीं चला था, उस समय तक तो नहीं पता चला था, पर थोड़े दिन बाद जब ये न्यूज़ उड़ी तब जाके उन्हें पता चला। और जैसे ही उनको पता चला उनको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो वही पानी यूज़ कर रहे थे जिसमें एलिसा लैम की लाश थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। अब ये चीज़ सुनना बहुत भारी होता है। कई लोग चेकआउट कर देते हैं, कई लोग वो होटल छोड़ के चले जाते हैं, और जो लोग नए आते हैं उनको सेसल होटल अपना एक
एक पेपर साइन करवाता है जिसमें वो साफ साफ लिखा था अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब इस केस में अपन आगे चलते हैं, आखिर में हुआ क्या था एलिसा लैम के साथ, ये कोई भी आज तक समझ ही नहीं पाया, क्योंकि जो 31 जनवरी की जो क्लिप थी उसमें तो कुछ क्लियर नहीं हुआ था, पर लोगों का कहना था कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। अब छत पे जाने के दो रास्ते थे, एक फायर एस्केप था और एक अंदर से ही रास्ता था जिस पे कार्ड लगता था और अगर उससे कुछ छेड़खाड़ी करे तो बेल भी बज जाती थी। अब ये दो रास्ते ही थे। जो फायर एस्केप वाला था वो बाहर से था और वो पूरा जंग लगी हुई सीढ़ियाँ थी। अब हो सकता है कि एलिसा लैम ने यही सीढ़ियाँ यूज़ करी थी जानने के लिए, ऊपर जाने के लिए, पर किसी ने देखा कैसे नहीं उसे। मतलब जब वो ऊपर चढ़ रही थी तो किसी ने तो देखा होगा उन्हें जाते हुए, पर उन्हें किसी ने देखा ही नहीं एलिसा लैम को वहाँ चढ़ते हुए। अब सबसे बड़ी बात, ये जो टंकियाँ थी ये 10-10 फीट बड़ी थी, मतलब 10 से 12 फीट बड़ी टंकियाँ थी। इस पे अंदर जाके चढ़ना और कूदना इतना पॉसिबल नहीं था, और 10-12 किलो का तो इसका ढक्कन था जिसे खसका पाना भी एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जब ये पॉसिबल है ही नहीं तो एलिसा लैम अकेले कैसे कर सकती है। लोगों ने सबने एसम्पशन लगाए कि ये किसी होटल वाले का ही किया हुआ है, और इसको छिपाने के लिए उन लोगों का यही कहना था कि ये किसी होटल वाले का ही किया हुआ है और उसने ये सब करके छुपा दिया गया। तो पुलिस की जांच में ऐसा कुछ भी पाया नहीं जाता है कि ये किसी होटल वाले का किया हुआ है। अब खूब जांच करने के बाद भी पुलिस किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था पता करना है कि इतनी बड़ी टंकी पे बिना सीढ़ी के चढ़ना, ढक्कन खसकाना वो अकेले बंदे के पॉसिबल है ही नहीं। बिना सीढ़ी के तो चढ़ना पॉसिबल है ही नहीं, पर कैसे एलिसा लैम ने ये कैसे किया। अब पुलिस काफ़ी जांच करती है पर उन्हें कोई भी क्लियर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, और ये केस हमेशा ही अनसॉल्व रह जाता है। आई होप आप ये केस समझ पाए हों, और मैं आने वाली वीडियो में और भी केसेस कवर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।